हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर। तो मेरा नाम शिवा यादव और मैं आपके लिए आज हिंदी की क्लास अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। और हिंदी की अपनी क्लास रेगुलर हुआ करेंगी अपने इसी YouTube चैनल पर। तो हिंदी को जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे जो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमारी वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए। ठीक है सर। तो हिंदी का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टॉपिक है अपना कि हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि अगर एग्जाम के अंदर हिंदी आ रही है तो इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस चैप्टर को पढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। बस बच्चे क्या करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और रस, छंद, अलंकार, बस 2-4 चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं और अपने आप को हिंदी में बहुत बड़ा तुरमखा समझने लगते हैं। और यही बच्चों की क्या है, सबसे बड़ी कमी है। भाई हिंदी का जो हमें पढ़ना वो पूरा सिलेबस पढ़ना है। सर हिंदी का सिलेबस आप समझो बहुत अच्छा सिलेबस है जो अब आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाने लगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास आज अपनी होने वाली है कि हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास हम पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा, पहले तो बात दोस्तों हम हिंदी पे ही कर लेंगे। किस पे बात कर लेंगे? हिंदी पर। कि सर हिंदी क्या है, कैसे कैसे आई, कहां से इसका नाम हिंदी हुआ है, इस प्रकार हम बात करेंगे। तो दोस्तों ईरानी जो लोग थे, पहले मैं आपको बताऊं, ईरानी लोग थे, ईरानी, ये जब अपने भारत के अंदर आए, कहां पर आए ये? भारत के अंदर। तो जब वहां पर इन्हें सिंधु नदी मिली, तो सिंधु नदी के मिलने के बाद इनके अंदर एक बहुत कमी थी। ये लोग सै को तो पढ़ते थे है, सै को क्या पढ़ते थे? है। और ध को पढ़ते थे दोस्तों ये द, जो ध वर्ड है हिंदी का, उसको ये लोग द पढ़ते थे। तो जो नदी है, नदी क्या नाम क्या था दोस्तों? सिंधु। नदी का नाम था सिंधु। तो सिंधु को ये लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सै को तो कह रहे हैं है, और ई की मात्रा तो ऐसे रहेगी और आधा न भी ऐसे रहेगा, और ध को कह रहे हैं द। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू बना। जैसे सिंधु से हिंदू बना तो हिंदू हो गया। अब हिंदू से ही क्या बना दिया इन लोगों ने? हिंदू से ही क्या बना? हिंदू से ही बना है हिंदी। ठीक है दोस्तों। अब कहने को हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? फारसी भाषा का। ये हो गया हिंदी फारसी भाषा का शब्द। सबसे मेन क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि हिंदी है तो हिंदी भाषा का ही शब्द होगा। ऐसा नहीं है, हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है सर। उसके बाद सर हिंदी लिपि में किस में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिपि है उस लिपि का नाम आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनेंगे, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है दोस्तों? देवनागरी लिपि। अब कुछ को तो ये नहीं पता होगा कि सर लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि, ये जो लिखने की जो शैली है या लिखने के जो तुम्हारे चिन्ह होते हैं, इन चिन्ह को ही क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि का अन्य नाम एक एग्जाम में पूछा गया था यूपी SSS के, कि देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वो नागरी है। क्या नाम है इसका? नागरी लिपि इसका अन्य नाम। ठीक है भाई। उसके बाद देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? ये भी तो पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि जो है वो किस लिपि से निकली है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी लिपियां हैं अपनी सारी, ये सारी लिपि किससे निकल के आई हैं दोस्तों? ये सब ब्राह्मी लिपि से निकल के आई हैं। किससे निकल के आई हैं? ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी लिपि भी किससे निकली है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है। उसके बाद देवनागरी लिपि से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का जो उल्लेख है वो कहां पर मिला है? तो दोस्तों सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का जो उल्लेख मिला है एक जयभट्ट का शिलालेख है। जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का जो उल्लेख मिला है
वो मिला है जयभट्ट के शिलालेख में दोस्तों। ठीक है, अब देवनागरी लिपि से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दोबारा सुन लेंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोबारा सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हिंदी शब्द आया किन के चक्कर में सर? ईरानियों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि ईरानी लोग जब भारत आए थे तो उन्होंने पहले सिंधु नदी पर आए, सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला और हिंदुओं से क्या बन गया? हिंदी भाषा का जो तुम्हारा नाम हुआ। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी सर किस लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या है? तो देवनागरी लिपि का दोस्तों अन्य नाम है नागरी लिपि। ठीक है नहीं? और नागरी लिपि कह लो या देवनागरी लिपि कह लो, ये दोनों किससे निकल के आई हैं? तो ये निकल के आए हैं सर ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि को ही लिपियों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कि देवनागरी जो लिपि है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ या किसके शिलालेख में मिला है? तो दोस्तों इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो जयभट्ट के शिलालेख में मिला है। तो ये बात तो हमने कर ली अपनी किसके? हिंदी की। अब हिंदी के बाद क्या है कि विकास है। हिंदी के बाद क्या है दोस्तों? विकास। तो हिंदी का विकास जो इससे पहले भाषा पढ़ते हैं, देखो भाषा कहाँ से बना, कैसे कैसे क्या है, सारी चीजें आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं किसकी? भाषा की। सर भाषा क्या है? ये सबसे मेन चीज आपको यही समझनी है कि सर भाषा क्या है। तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा कहते किसे। तो जैसे मान के चलो मैं हूं और आप हो, मैं अपने जो विचार प्रकट कर रहा हूं, आपको जिस माध्यम से विचार प्रकट कर रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। मतलब विचार प्रकट करने का माध्यम, विचार प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है दोस्तों? विचार प्रकट करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो दोस्तों भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो आप बताओगे। देखो कि सर भाषा कहां से आया है? तो दोस्तों भाषा जो है एक संस्कृत की धातु है, संस्कृत की धातु। अब दोस्तों संस्कृत की धातु है भास, संस्कृत की धातु है भास, जिससे किसका निर्माण हुआ है? भाषा का। और इस जो भास है ना, इस भास का जो अर्थ होता है, इस भास का अर्थ होता है कहना या फिर बोलना, कहना, बोलना या फिर सुनना। ठीक है दोस्तों, कहना, बोलना या फिर सुनना किसका अर्थ होता है? सर भास का सब अर्थ होता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि दोस्तों कलर चेंज हो जाता है कि ये हो गया भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? कहना, बोलना या फिर सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि क्या, कि जैसे कि हमने कहना, बोलना, सुनना हो गया, अब हम इसके माध्यम की बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है उसके माध्यम कितने होते हैं, कि कितने माध्यम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? भाषा के माध्यम बता सकते हैं। तो सर अपने विचार प्रकट करने के लिए हमारे पास 3 माध्यम होते हैं। जैसे इस टाइम मैं आपको बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं तो इसका मतलब हो गया मौखिक। क्या हो गया सर? मौखिक। तो इसका जो एक माध्यम है वो है मौखिक। भाषा का जो एक प्रकार है वो हो जाएगा मौखिक भाषा। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा अगर मैं प्रकार की बात करूं तो दोस्तों इसका दूसरा प्रकार, अभी देखो मैंने यहां लिखा था, मैंने लिखकर अपने विचार प्रकट करे हैं आपके सामने, तो ये हो जाएगा लिखना, मतलब लिखित भाषा। उसके बाद भाई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं सकते हैं और जो तुम्हारे लिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो संकेत इशारे कर करके अपने क्या कर देते हैं? विचार प्रकट करते हैं। तो इसका ही तीसरा जो प्रकार है दोस्तों, इसका ही तीसरा प्रकार हो जाएगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हो जाएगा दोस्तों इसका तीसरा प्रकार। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी।
तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मौखिक भाषा, भाई मौखिक भाषा मैंने आपको समझा ही दिया कि जैसे बोलकर जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं, लिखकर जो विचार व्यक्त होते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं, संकेत करके जो विचार प्रकट करे जाते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा क्वेश्चन पेपर में दोस्तों ये बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन आना ही आना तय है भाई कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों क्वेश्चन यहां से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे छोटी इकाई, कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। उसी प्रकार लिखित भाषा में पूछ लेता है कि दोस्तों इसकी सबसे छोटी इकाई बताओ, सबसे छोटी इकाई बताओ सर इसकी। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अधिकांशतः पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है कि भाषा की इस बार ना ही मौखिक बोला गया है और ना ही लिखित बोला गया है, केवल भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। अगर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो दोस्तों मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ध्वनि। क्या हो जाएगी दोस्तों, ध्वनि। ध्वनि जो होती है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे होती है भाई, मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने बोला ए, तो ये ए जो है ये ध्वनि निकली है अंदर से, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि। उसके बाद मैंने पूछा तुमसे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा, मैंने जैसे मान लो मैंने लिखा ए, मैंने क्या लिखा दोस्तों, ए लिखा, तो ए अपने आप में क्या है, वर्ण है। ए अपने आप में या तो वर्ण कह लोगे आप या फिर कह लोगे अक्षर है। तो सबसे छोटी इकाई जो है लिखित भाषा की दोस्तों, तो वो या तो आप कहोगे कि वर्ण है या फिर आप कहोगे सर अक्षर है, या तो वर्ण कहोगे या फिर क्या कहोगे, अक्षर कह दो। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, बच्चे यही तो फंसते हैं भाई। सबसे छोटी इकाई पहले पूछ लेगा मौखिक की तो ध्वनि है, लिखित की पूछ लेगा तो वर्ण है। पर अगर वो मौखिक या लिखित की ना पूछे, डायरेक्टली पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, वर्ण होती है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। कितनी बात क्लियर है, चलो सही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, ये सारी चीजें पर चलेंगे। तो ये अपनी भाषा ही हो गई। अब दोस्तों मैंने आपसे एक तो शब्द का प्रयोग किया है कि सर एक शब्द है, मैंने लिया ध्वनि। एक शब्द मैंने आपके साथ क्या लिया, ध्वनि। ध्वनि के बाद मैंने जिक्र किया आपसे कि वर्ण, ठीक है, पहले इन दोनों को मैं आपको समझा चुका हूं। भाई ध्वनि से क्या बनते हैं, वर्ण, और वर्णों का जो सार्थक क्रम है, वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक क्रम है, देखो मैंने लिखा कि वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम कहलाता है दोस्तों शब्द। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। शब्द कैसे बनता है आप दोस्तों ये ध्यान देंगे। देखो भाई वर्ण जैसा मैंने लिया, एक मैंने वर्ण ले लिया कै, एक वर्ण मैंने ले लिया ले, और एक वर्ण मैंने इसके साथ ले लिया मैं। एक कै, भाई कै वर्ण है, ले वर्ण है, और मैं क्या है, वर्ण है। अगर मैं इनको सबको साथ मिलाकर लिख देता हूं तो दोस्तों क्या बन जाएगा जरा बताना, कलम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो क्या बन गया, कलम। ठीक है, ये वर्णों का क्या है, सार्थक क्रम, जिससे हमें क्या मिला है, शब्द मिला है। उसी के साथ साथ अगर मैं लिखूं कै, उसके बाद मैंने प्लस में लिख दिया मैं, और उसके बाद मैंने लिख दिया ले, भाई मैंने अलग क्रम लगा के देख लिया। तो कै मैं ले कमल, कमल भी क्या होता है दोस्तों, एक शब्द होता है। कमल भी क्या होता है, एक शब्द होता है, ठीक है नहीं। उसके बाद मान के चलो मैंने एक शब्दों का, वर्णों का क्रम और लगा के देखा, मैं लिखा ले के बाद मैंने मैं लिख दिया, और उसके बाद मैंने कै लिख दिया।
क्या लिख दिया, ले मैं कह, तो ये जो शब्द बनेगा वो ले मैं कह क्या बन जाएगा दोस्तों, लमक बन जाएगा। और लमक तो आपको पता है कोई भी शब्द नहीं होता है, इसलिए मैंने आपसे बताया है कि वर्णों का जो सार्थक क्रम है दोस्तों क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है, शब्द। और दोस्तों शब्द से एक बहुत ही तकड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो आप कहेंगे सर जी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं अभी देखो आपको बताता हूं। शब्द जो है भाई, मैंने अभी आप सबको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपने बोल दिया एकदम से वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि के नहीं, देखो ये लिखवाया था ना अभी मैंने आपको कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों, ध्वनि थी। उसके बाद लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वर्ण थी। साथ ही साथ भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको क्या बताई है, वर्ण। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ले मेरे दोस्तों, सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर आप लोगों से पूछता है तो आप इसका आंसर क्या देंगे। देखो सार्थक का मतलब क्या है, जिसका अर्थ कुछ ना कुछ हो। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई दोस्तों क्या होती है, वो अपनी होती है भैया शब्द। क्या होती है, शब्द होती है। ठीक है जी, आगे इतनी बात समझ में। तो इसका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इस आईएमपी से, एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, तो वो ये बन जाएगा। देखो भैया ये पूछ लेगा आप लोगों से कि भाषा की, सेम यही क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी की जगह आप अगर एक ये शब्द यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला कि भाषा की पूर्णतम, मैंने बोला भाषा की पूर्णतम सार्थक इकाई, पूर्णतम सार्थक इकाई। अब बताओ दोस्तों क्या हो जाएगी, भाषा की पूर्णतम सार्थक इकाई। तो पूर्णतम सार्थक इकाई दोस्तों इसकी होती है वाक्य। क्या होती है, वाक्य। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपको बहुत ही बिल्कुल रटने नहीं है, ध्यान रखना। देखो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक मतलब जो अर्थ देती हो। भाई मैंने केवल ये लिखा ए, ये हमने क्या लिख दिया, वर्ण लिख दिया, तो ए का कोई अर्थ थोड़ी ना है, बताओ कोई अर्थ है। उसके बाद मैंने लिख दिया आ, तो आ का क्या कोई अर्थ है, भाई आ अपने आप में एक वर्ण है, तो वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं है। मैंने इसके बाद एक वर्ण और लिखा मैं, अब ये आम हो गया, और आम दोस्तों क्या बन चुका है, अब एक शब्द बन चुका है। तो जैसे ही मैंने आम बोला तो आपके मुंह में पानी आने लगा होगा, ठीक है नहीं। तो भैया जैसे ये आम है, तो आम का जैसे आम बोलेगा वैसे ही आपको पता चलेगा अच्छा आम की बात हो रही है। तो ये आम क्या है दोस्तों, आम है एक शब्द, आम क्या है, शब्द है। इसलिए कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, शब्द है। ठीक है, इतने अच्छे से हिंदी पढ़ाई जाएगी, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि कब से हिंदी का कब कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया और आपने चैप्टर रटे नहीं है, केवल समझे हैं और याद करें। ये मेरी गारंटी रहेगी बिल्कुल कि अगर आप 50 नंबर की अगर कहीं हिंदी करते हैं तो 50 में से 48 नंबर या फिर 49 नंबर मेरी क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है भैया, बस एक बार कोर्स बिल्कुल कायदे से पूरा हो जाए उसके बाद, ठीक है नहीं। तो हमने शब्द पढ़ लिया दोस्तों, मैं आपको शब्द के बाद ले चलता हूं। देखो एक नई चीज पे, ये आप कुछ को पता होगा, जिनको नहीं पता है दोस्तों वो समझेंगे। भाई मैंने आपसे जिक्र कर दिया है ध्वनि का, किसका जिक्र कर दिया आप लोगों से, ध्वनि का। ध्वनि के बाद हमने क्या बनाया सर, ध्वनि के बाद हमने बना दिया वर्ण। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक क्रम कहलाता है शब्द। अब शब्द से क्या बनेगा, शब्द से मैं बनाऊंगा पद, शब्द से क्या बनाऊंगा, पद। अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि शब्द से क्या बनेगा, अब पद बनेगा। पद और शब्द ये क्या अलग अलग चीज है, बिल्कुल सर अलग अलग चीज है। पद लिख दिया मैंने, भाई पद किसे कहते हैं, शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह।
क्या कहलाता है दोस्तों? पद कहलाता है। शब्दों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है नहीं? अब पद कैसे? जैसे मैंने लिखा था अभी पिछले, एक आम लिखा था। क्या लिखा दोस्तों? आम। तो आम यहां अगर अकेला लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा शब्द। अगर मैं इस आम का प्रयोग अगर दोस्तों हम वाक्य में कर देते हैं, कहां कर देते हैं? वाक्य में अगर आम का प्रयोग कर देते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है फिर क्या? दोस्तों वो कहलाता है फिर पद। जैसे मैंने लिखा आज मैंने 2 किलो आज मैंने 2 किलो आम खरीदे। आज मैंने 2 किलो आम खरीदे। ठीक है दोस्तों? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनें, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैं अगर आपसे बोलूं डायरेक्टली कि भाई जरा ये बताओ कि आज क्या है, मैंने लिखा है आज क्या है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये एक शब्द है। मैंने बोला कि अगर मैंने अकेला मैंने लिखा है तो मैंने क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी शब्द है। मैंने बोल दिया कि सर खरीदे क्या लिखा हुआ है, खरीदे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये भी क्या है? शब्द है। तो फिर पद क्या है? इन शब्दों का प्रयोग जैसे ही हमने वाक्य में किया, इन शब्दों का प्रयोग जैसे ही हमने वाक्य में किया तो ये फिर शब्द नहीं कहलाते हैं, फिर ये वाक्य के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाक्य के पद कहलाते हैं। ठीक है? तो देखो, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद। और पदों का जो सार्थक क्रम होता है, यही बता देता हूं, पदों का जो सार्थक क्रम होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त वो कहलाएगा वाक्य। जो पदों का सार्थक क्रम है वो क्या कहलाएगा? वाक्य। सार्थक क्रम कैसे दोस्तों? तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी चीज आप लोगों को रटनी नहीं है, बिल्कुल समझाई जाएगी। भाई मान के चलो मैंने एक वाक्य लिख दूं, पहले मैंने एक वाक्य लिखा कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। ये क्या लिखा गया है दोस्तों? एक वाक्य लिखा गया है। राम अगर अलग से प्रयोग करते, राम क्या है? शब्द। बाजार क्या है? शब्द। जाता शब्द। और है भी क्या है? शब्द। तो जब मैंने शब्दों का सार्थक क्रम लगाया, यानी कि पद जो कहलाएंगे, जब शब्द आएगा वाक्य में प्रयोग होकर तो क्या कहलाएगा? पद। पदों का जो सार्थक क्रम है वो क्या कहलाएगा? वाक्य। और वाक्य को ही भाषा की पूर्णतम इकाई कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्तों तो उसके बाद मैं आपको वाक्य पढ़ा देता हूं। देखो वाक्य में क्या है। तो सर अब हम बात करते हैं वाक्य। अब हम किसकी बात करेंगे? वाक्य की। तो वाक्य के दोस्तों अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं सर जी 2। अभी हम वाक्य के प्रकार नहीं पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, कि तो आप बोल दोगे डायरेक्टली 8 प्रकार के। फिर मैं कह दूंगा वाक्य जो है रचना के आधार पर कितने प्रकार के, तो आप बोल दोगे 3 प्रकार के। सर वो वाक्य जो है अपने आप में एक अलग चैप्टर है, पूरा अलग चैप्टर है, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। कोई जल्दबाजी ना तुम्हें है और ना ही मुझे है। यहाँ केवल हमने बात करी है अंग की। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो सर जी 2 अंग होते हैं। आप बोलोगे 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है मेरे दोस्तों विधेय। एक कौन सा होता है? विधेय। और एक होता है उद्देश्य। मेरे कहने से पहले आप ऊपर उद्देश्य लिखेंगे। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक लिखा मैंने उद्देश्य और दूसरा होता है मेरे दोस्तों विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? जैसे अपना एग्जाम्पल लिखा हुआ वाक्य का ऊपर कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो दोस्तों उद्देश्य इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इंग्लिश में सब्जेक्ट जिसे कहते हैं वो क्या कहलाता है? हिंदी का उद्देश्य कहलाता है। मतलब जिसके बारे में, उद्देश्य किसे कहेंगे हम? उद्देश्य कह देंगे दोस्तों कि जिसके बारे में कहा गया हो, जिसके बारे में कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? कि जो कुछ कहा गया हो, जो कुछ कहा गया हो,
जैसे जैसे दोस्तों एग्जाम्पल आपके ठीक सामने ऊपर लिखा हुआ है कि ये राम क्या हो जाएगा, बताओ तो राम क्या हो जाएगा। तो राम बाजार जाता है, किसके बारे में बात हुई है, राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ, तो राम हो जाएगा उद्देश्य, राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और बाजार जाता है, जो कुछ कहा गया क्या कहलाता, विधेय। तो बाजार जाता है क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, तो ये कहलाएगा अपना विधेय, ठीक है या नहीं। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, विधेय। तो हमने इतनी बात पढ़ी, इसका पहले रिवाइज करते हैं एक बार। देखो मैंने बताया सर हिंदी के बारे में तो मैंने बता दिया था। अब भाषा, भाषा जो है विचार प्रकट करने का माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा जो है संस्कृत की धातु भास, कहना बोलना सुनना, ये इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। और भाषा को मतलब जो अपने विचार हैं, विचारों को प्रकट करने के कितने माध्यम हैं, तो विचारों को प्रकट करने के मैंने 3 माध्यम बताए। एक तो है सर जी मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा और एक है सांकेतिक भाषा। अब सबसे छोटी जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। उसके बाद लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है नहीं। उसके बाद हमने आगे फिर कुछ पढ़ा। उसके बाद क्या है कि ध्वनि हमने पढ़ी, ध्वनि किससे बनी, फिर ध्वनि के बाद वर्ण आते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। जैसे वर्ण मैंने क ले मैं लिखा तो कलम हो गया, क मैं ले लिखा तो कमल हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ अलग लिखा कि ले मैं के लमक, तो लमक कोई भी शब्द नहीं होता। इससे मुझे क्या पता चला कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो मेरे दोस्तों क्या है, शब्द है। और इसी पॉइंट से मिलता जुलता एक पॉइंट मैंने आपको यहीं पर बता दिया है कि भाषा की पूर्णतम सार्थक इकाई क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, वाक्य कहलाती है, ठीक। उसके बाद हमने क्या बात करी कि सर ध्वनि हो गया, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद हो जाएगा अपना वाक्य। पद क्या होते हैं कि शब्दों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे आज मैंने 2 किलो आम खरीदे, तो ये अगर अलग प्रयोग होता है आज तो ये कहलाता है शब्द, मैंने क्या है शब्द, खरीदे क्या है शब्द। लेकिन जैसे ये शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयोग होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों वाक्य, तो वाक्य के अंग कितने हैं, तो वाक्य के 2 अंग हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में कहा गया हो, जिसके बारे में कहा गया हो उसको उद्देश्य कहते हैं। और विधेय जिसके बारे में जो कुछ कहा गया हो, जो भी कुछ कहा गया है वो सब क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कि दोस्तों राम जो है वो बाजार जाता है, तो राम हो गया इसका उद्देश्य और बाजार जाता है इसका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर इसकी भारतीय आर्य भाषाओं की, ठीक है सर। या उससे पहले मैं आपको जरा चलो भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ लेते हैं। मैंने बोला कि दोस्तों भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे, क्यों, ये जो टॉपिक भारतीय आर्य भाषा का है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर समय सीमाएं दी गई है, समय सीमाओं के अंदर इनके काल दिए गए हैं। तो कभी तो एग्जामिनर क्या करता है कि हमसे समय सीमा पूछ लेता है, कभी काल की समय सीमा पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो भाई भारतीय आर्य भाषा, इस भारतीय आर्य भाषा के मैं 3 काल करूंगा। कितने काल कर दूंगा दोस्तों, 3 काल कर देते हैं। देखो इस तरीके से लिख देते हैं। पहला हो जाएगा कि दोस्तों प्राचीन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा, ठीक है दोस्तों। इसकी समय सीमा लिखेंगे। उसके बाद दूसरा खंड इसका हम कर देते हैं, इसका कर देते दूसरा कि प्राचीन हो गया, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद तीसरा कर देते हैं
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों इसकी समय सीमा पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? इसकी समय सीमा पूछ ली जाती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा कहां से कहां तक थी? तो दोस्तों इसकी जो समय सीमा थी वो 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व, इसकी जो समय सीमा थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। उसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसकी जो समय सीमा थी बस यहां से स्टार्ट कर देंगे कि 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से कहां तक थी मेरे दोस्तों? मध्यकालीन की 1000 तक, 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसकी जो समय सीमा है ये 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से, अब जरा एक मिनट मेरी बात सुने। यहाँ 1000 किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि 1000 से 1100 नहीं, 1000 नहीं है कि 1100 है। यहाँ मिलेगा कि जो प्राचीन जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 1000 से स्टार्ट नहीं हुई बल्कि 1100 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहेंगे। 1000 ईस्वी से दोस्तों कब तक? अब तक, 1000 ईस्वी से अब। ठीक है सर। अब बड़े ही ध्यान से सुनना है, जो मेन है वो तो दोस्तों अब है, जो मेन है वो तो अब है। ठीक है, देखो समझो, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ठीक, अब बड़ा ध्यान से देखेंगे। अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसके अंदर सर 2 भाषाएं थी। 2 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो मैं यहां आपको बता देता हूं। एक तो भाषा थी इसके अंदर वैदिक संस्कृत, एक थी दोस्तों वैदिक संस्कृत। ठीक है, और एक थी लौकिक संस्कृत, एक थी मेरे दोस्त लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत थी और एक लौकिक संस्कृत थी। एग्जाम में इनकी भी समय सीमा पूछी गई है कि वैदिक संस्कृत की समय सीमा क्या थी और लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या थी। ठीक है, अब देखो वैदिक की कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 1500 से। 1500 ईसा पूर्व को बीसी लिख सकते हो। 500 साल का गैप चला। 1500 से कहां तक था दोस्तों? तो 1500 से था ये 1000 बीसी तक इसकी समय सीमा। उसके बाद लौकिक संस्कृत की समय सीमा की बात करें तो ये 1000 बीसी से 500 बीसी कह लो या ईसा पूर्व, ये इसकी समय सीमा थी। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? तो उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के जो काल था, कितने इसमें? एक तो दोस्तों इसमें थी तुम्हारी पाली। एक कौन सी भाषा थी? पाली थी। पाली के बाद इसके अंदर एक प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत के साथ साथ दोस्तों इसमें क्या था? अपभ्रंश था, अपभ्रंश। और कुछ समय के लिए इसके अंदर ही क्या था? अवहट था। कुछ समय के लिए इसी के अंदर क्या आता है? अवहट जो भाषा है वो आ जाती है। ठीक है, तो पाली, अब पाली की समय सीमा आप देख लेंगे दोस्तों। पाली की समय सीमा कितनी है? पाली की जो समय सीमा है भाई यहां से स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल देखो, पाली की जो समय सीमा है वो 500 बीसी से लेकर 1 एडी मतलब 1 ईस्वी तक, 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक। उसके बाद प्राकृत की 1 एडी से स्टार्ट कर दो मेरे भाइयों। 1 एडी से कहां तक चले जाओगे? 1 एडी से आ जाओ 500 एडी कह लो या फिर ईस्वी कह लो। कुछ नहीं करना, 500 साल का गैप रखना है इनके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आप इनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद अपभ्रंश की अगर मैं समय सीमा की बात करूं तो अपभ्रंश जो था वो 500 ईस्वी मतलब एडी से और कहां तक था मेरे दोस्तों? 1000 या फिर कुछ पुस्तकों में मिलता है 1000 एडी ना देकर कितना? 900 एडी तक। ठीक है नहीं। और जो अवहट है, अवहट की समय सीमा मेरे दोस्तों 900 से स्टार्ट हो गई थी कि 900 एडी से कहां तक रहा है ये? 1100 एडी तक। ये इसकी समय सीमा रही थी। ठीक है, तो समय सीमा उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होगी। उसके बाद अभी तो एक और बची है गुरुजी, ये क्या है तो ये देख लेंगे।
ये है अपना भाई, देखो भाई, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे आधुनिक में एक तो आ गई तुम्हारी प्राचीन हिंदी। एक हिंदी कौन सी है दोस्तों? प्राचीन हिंदी है। उसी के बाद एक मध्यकालीन हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी। उसके बाद दोस्तों एक आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये होगी आधुनिक हिंदी। तो समय सीमा हमें इनकी भी याद रखनी है। तो भाई इतनी समय सीमा जैसे मैं आपको याद कराऊंगा आपको वैसे याद रखनी। प्राचीन हिंदी देखो कहां से स्टार्ट है दोस्तों? 1000 ईस्वी से अब तक अब तक है। तो 1000 से लेकर देखो 900 से 1100 का जो टाइम पीरियड था वो दोस्त मेरे अभट्ट का था। तो जो इसका प्राचीन हिंदी का समय स्टार्ट होता है वो 1100 ईस्वी कह लो या एडी, 1100 एडी से कहां तक होता है दोस्तों? 1400 एडी तक। 1100 एडी से कहां तक होता है? 1400 एडी तक होता है। उसके बाद जो मध्यकालीन हिंदी थी, तो मध्यकालीन का जो टाइम पीरियड है वो 1400 एडी से और 1850 एडी तक, 1400 एडी से 1850 एडी तक, 1850 एडी तक। ठीक है भाइयों। उसके बाद जो आधुनिक हिंदी है तो इसकी जो समय सीमा हो चुकी है वो 1850 एडी से अब तक, 1850 एडी से अब। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था अपना कि भारतीय आर्य भाषा का इतिहास है भैया पूरा। दोबारा सुनो मेरे साथ, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले इनकी समय सीमा याद कर लेनी है। सबसे पहले क्या याद कर लेनी है? समय सीमा। भैया 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट कर दो। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक तो किसका काल है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। फिर 500 से स्टार्ट कर दो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक किसका काल है? मध्यकालीन का। 1000 ईस्वी से अब तक किसका टाइम पीरियड पड़ता है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड है। उसके बाद सर जो ये अपना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसमें कितनी भाषाएं थी? भाषा तो एक ही थी संस्कृत, लेकिन संस्कृत के कितने रूप हो गए थे? 2, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ये जो समय सीमा है इसके अंदर 500 साल का गैप रखना है आपको कि वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई और 1000 ईसा पूर्व तक आ गई। जो लौकिक संस्कृत है वो 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 500 ईसा पूर्व तक आ गई है। ठीक है नहीं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा क्या कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन में ये 4 भाषाएं निकली थी, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट। तो पाली का जो वर्णन है वो 500 बीसी से 1 ईस्वी तक है, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 तक है, और जो अबहट है वो 900 से कहां तक मिलता है? उसका जो उल्लेख है वो 1100 ईस्वी तक मिलता है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कितने रूप हो चुके हैं? 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी की जो समय सीमा है वो 1100 एडी से 1400 एडी तक है, और जो मध्यकालीन हिंदी है वो 1400 एडी से 1850 एडी तक है, और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक है। तो इतना इतिहास पढ़ाने से क्या फायदा? देखो ये फायदा है मेरे दोस्त। अब एक क्रम आता है कि हिंदी भाषा विकास क्रम, एक आता है हिंदी भाषा विकास क्रम, हिंदी भाषा विकास क्रम आता है दोस्तों। तो देखो इसका हिंदी भाषा विकास क्रम क्या है? तो देखो पहले क्या था कि पहले थी संस्कृत। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत। ठीक है। अगर मैं संस्कृत में पूछ लूं तो पहले वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत, तो आप एकदम से कहेंगे कि सर पहले कौन सी संस्कृत थी? कि वैदिक संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? तो आप बोलोगे सर पाली आ गई। ठीक है, ये आ गई थी ना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। पाली के बाद प्राकृत आ गई,
पाली के बाद कौन सी भाषा आ गई दोस्तों? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा? तो आप कहेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश। उसके बाद अपभ्रंश के बाद कौन सी आई है? तो आया है अपहट। अपहट। और अपहट के बाद जो है अपनी हिंदी आ जाती है। अपहट के बाद दोस्तों क्या आ जाती है? हिंदी आ जाती है। अपहट के बाद, अपहट के बाद क्या आ जाती है? तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछ लेता है और बच्चों को ये याद नहीं रहता, इसको रटते हैं। तो दोस्तों रटो मत, बस एक बार समझ लो इसका इतिहास क्या है, उसके बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल फिंगरप्रिंट हो जाएंगी, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे हम? देखो संस्कृत। तो संस्कृत जो भाषा थी अपनी, वो किसकी भाषा थी? आप बता सकते हो कि संस्कृत किसकी भाषा थी? तो ये किसकी भाषा थी सर? तो ये थी अपने ग्रंथों की भाषा। किसकी भाषा थी दोस्तों? ग्रंथों की भाषा थी। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सर जी ये जो भाषा है ये देव भाषा थी। कैसी भाषा थी दोस्तों? देव भाषा। पाली का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो सर पाली का जो प्रयोग हुआ है वो बौद्ध धर्म में हुआ है। कहां हुआ है दोस्तों? इसका जो प्रयोग हुआ है बौद्ध धर्म में, या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो किसमें अपना विकास करते थे? पाली भाषा में, अपने धर्म का विकास। उसके बाद जो प्राकृत है, प्राकृत जो थी वो जैन धर्म की थी। प्राकृत किसकी भाषा थी सर? तो प्राकृत थी जैन धर्म की, ठीक है। और प्राकृत से जो रूप बिगड़ के आया है वो क्या कहलाया है? वो अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद क्या बना? अपहट। और अपहट से क्या निकल कर आई है? हिंदी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? दोस्तों हिंदी की आदि जननी आप बता सकते हो, आप किसको कहेंगे? कि सर हिंदी घूम फिर के कहां से निकली है? संस्कृत से निकली है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो हो जाएगी संस्कृत। आ रही है बात समझ में? उसके बाद हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोगात्मक है, वियोगात्मक है। तो दोस्तों हिंदी जो है भाषा वो विश्लिष्ट या वियोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों? वियोगात्मक भाषा है, ठीक। और अगर मैं पूछ लूं दोस्तों एक इंग्लिश भी तो है भाषा, इंग्लिश जो भाषा है ये कैसी भाषा है? तो दोस्तों इंग्लिश भी वियोगात्मक भाषा है। लेकिन संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत सर जी संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषा। संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक भाषा है, ठीक है सर। उसके बाद हिंदी जो है विश्व में किस क्रम के अनुसार बोली जाती है? कि सबसे पहले तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपका दोस्तों यहां लिख देता हूं। देखो यहां लिख देता हूं कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान। तो दोस्तों हिंदी का जो स्थान है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा। तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि इसका तीसरा है तो फिर ना पहला किसका है? तो दोस्तों पहले नंबर पर बोली जाती है सबसे ज्यादा इंग्लिश। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? इंग्लिश। तो दूसरा भी बता दूं क्या? तो दूसरा है सर एक चीनी भाषा है, चीनी भाषा, और उसका नाम है मंदारिन। ये जो है विश्व में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाती है। इंग्लिश विश्व में सर्वप्रथम बोली जाती है। और हिंदी का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो हिंदी का जो स्थान है वो दोस्तों है तीसरा स्थान, ठीक है। और हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। हिंदी कैसी भाषा है? तो वियोगात्मक भाषा है। इंग्लिश भी कैसी भाषा है? वियोगात्मक। संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक, ठीक है सर। तो ये आज के लिए इतना ही काफी होगा। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं हुई होगी। तो अभी तो हमने ये स्टार्ट किया है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें ये वाली बात यहाँ दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आया तो ये आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कालक्रम, उसके बाद सर ये जो अपना क्रम है एक क्रम याद रखेंगे और जितनी चीजें आज की वीडियो में बताई गई हैं सारी क्या कर लेंगे? बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम अपभ्रंश की बात करेंगे। अपभ्रंश के बाद हम हिंदी भाषा का जो संविधान है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बोलियां, उपभाषाएं पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो स्टार्ट किया है। बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाना ये मेरा कर्तव्य है, आपको केवल बैठकर दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।